हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम टीम एग्रीन की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शुगर कैन कल्टीवेशन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने लगातार हमारे साथ देख लिया तो मैं वादा करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम शुगर कैन कल्टीवेशन के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है इसका बॉटनिकल नेम, जिसको हम सेकेरम ऑफिसिनेरम बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गन्ने में कई स्पेसीज़ पाई जाती हैं और स्पेसीज़ वाइज इनके बॉटनिकल नेम और ओरिजिन प्लेस भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम जनरली गन्ने के बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो आप सेकेरम ऑफिसिनेरम को ही देखेंगे, क्योंकि ये हमारी सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड स्पेसीज़ होती है। तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम इज़ द ट्रॉपिकल कैन, मतलब ये एक ट्रॉपिकल कैन होता है। दीज आर थिक एंड ज्यूसी कैन, गुड फॉर च्यूइंग पर्पज आल्सो। सेकेरम ऑफिसिनेरम contain high sugar content, also known as novel can, developed by टी.एस. वेंकटरमन। मतलब जो गन्ना जो आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम है, इसको हम नोवल कैन के नाम से भी जानते हैं, जिसको जो है आपके टी.एस. वेंकटरमन ने खोजा था। तो बात करें अगर इंडियन कैन की, मतलब इसकी जो नेक्स्ट स्पेसीज होती है इंडियन कैन, तो इसका जन्म स्थान आपका हो जाएगा इंडिया में। और सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको हम ट्रॉपिकल कैन कहते हैं, इसका जन्म स्थान आपका हो जाएगा न्यू गुनिया में। ठीक है, तो कई बार प्रश्न बनता है कि भारतीय गन्ने का इंडियन कैन है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? इंडिया में। गन्ने में अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो इसमें आपके 80 गुणसूत्र होते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस दैट मीन्स द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज ओपन पेनिकल एंड जनरली कॉल्ड एरो। तो गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों, होता क्या है कि जब आपकी गन्ने की क्रॉप हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ जाती है, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है कि गन्ने की हम जो है हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब 2 या ढाई 3 महीने लेट हो जाने के बाद गन्ने में क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एरो उसके टॉप पर नज़र आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एरो बोलते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि शुगर कैन इज ए। दोस्तों, नेक्स्ट है शुगर कैन की स्पेसीज़। तो देयर आर 3 कल्टिवेटेड एंड 2 वाइल्ड स्पेसीज़ ऑफ शुगर कैन। गन्ने की कुछ मतलब 3 ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी हम खेती करते हैं और 2 जंगली प्रजातियां होती हैं जिनकी हम खेती नहीं करते हैं। तो जिसमें पहला नंबर पे स्पेसीज़ आती है सेकेरम बॉरबेरी। सेकेरम बॉरबेरी, दोस्तों, इसको हम इंडियन कैन के नाम से जानते हैं। इसको इंडियन कैन या भारतीय गन्ना बोलते हैं। इसका तना पतला होता है और बहुत छोटा होता है। इसमें सुक्रोज़ की मात्रा दोस्तों ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है, मतलब इसमें सुक्रोज़ जो है लगभग मीडियम पाया जाता है। कई बार प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बता दें कि भारतीय गन्ना यानी सेकेरम बॉरबेरी, इसी को हम भारतीय गन्ना के नाम से जानते हैं। स्टाल्क, स्टाल्क मतलब दोस्तों आपको बता दें गन्ने का तना जो है, गन्ने के तने को हम स्टाल्क बोलते हैं। नेक्स्ट स्पेसीज हमारी दूसरे नंबर की है, ये है आपकी सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 80। इसी को मैंने ट्रॉपिकल कैन बोला था और इसी को मैंने नोवल कैन बोला था। अच्छा, सेकेरम ऑफिसिनेरम को इसी को हम शेविंग पर्पज़ के लिए प्रयोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा शुगर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा आपके सेकेरम ऑफिसिनेरम में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है सेकेरम साइनेंसिस। सेकेरम साइनेंसिस, जिसको हम चाइनीज़ कैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या लगभग 118 पाई जाती है। इसको हम चाइनीज़ कैन कहते हैं। इसमें मीडियम सुक्रोज एंड हाई फाइबर कंटेंट, मतलब सुक्रोज की मात्रा इसमें लगभग मीडियम पाई जाती है, लेकिन इसमें फाइबर जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारी। और ये जो आपको दिख रहा है कि जो सेकेरम साइनेंसिस है और सेकेरम बारबेरी, ये दोनों वेराइटीज़ जो है मोस्टली इनका प्रयोग जो है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। अब हमारी बचती हैं 2 वाइल्ड स्पेसीज़, जिनको हम जंगली गन्ना बोलते हैं। दोस्तों, इनकी खेती नहीं की जाती है, जिसमें है आपका सेकेरम रोबस्टम एंड सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम रोबस्टम और सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम को ही हम कांस बोलते हैं। दोस्तों, कांस तो आपने सबने देखी ही होगी। इसके बाद जो है
दोस्तों अब बात करते हैं कि शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए सॉइल और क्लाइमेट किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आपको बता दें, जो गन्ने के कल्टीवेशन के लिए सॉइल होनी चाहिए वो आपके सिल्ट और लोमी टाइप की होनी चाहिए, जिसका पीएच तकरीबन 6.5 से 7.5 होना चाहिए। गन्ना आपका जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, इसके लिए आपका हॉट एंड ड्राई वेदर होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता भी होती है। बात करें इसके एवरेज टेम्परेचर की, तो लगभग 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। मतलब गन्ने की जो सबसे बेस्ट ग्रोथ होती है वो लगभग टेम्परेचर होता है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। गन्ने की फसल में चूंकि आपने देखा होगा कि फसल की जलमांग की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो गन्ने में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आपकी लगभग ऑन एन एवरेज 2000 से 3000 mm होती है। अब बात करते हैं शुगर केन की कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि CO 671, CO 77-1, CO 7704। ये आपकी अर्ली राइपेनिंग वेराइटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद CO 740, CO 1148, COM 7125, जिसको हम संपदा के नाम से जानते हैं, ये आपकी मिड लेट वेराइटीज़ हैं। उसके बाद परीक्षा में प्रश्न बनता है कि निम्न में कौन सी वैरायटी रेट्यूनिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, तो आप टिक करेंगे CO 419। CO 419 एक ऐसी वैरायटी है जो गुड फॉर रेट्यूनिंग पर्पस। उसके अलावा गन्ने की कौन सी वैरायटी है जो गुड़ के लिए यूज़ की जाती है, तो आपकी जो CO 86032 है, जिसको नायरा के नाम से जाना जाता है, ये आपकी गुड़ मेकिंग के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। उसके अलावा CO 8014, जिसको हम लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, यह एक वैरायटी है कृष्णा, जिसको हम CO 88121 के नाम से जानते हैं। ये आपकी एक ऐसी वैरायटी है जो तीनों सीज़न में यूज़ की जाती है, जैसे कि इसको हम अधसाली और एक साली गन्ने के रूप में यूज़ कर सकते हैं और ऑटम सीज़न में भी इसको हम उगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वैरायटी है COC 671, COC 419। इसको हम वंडर कैन के नाम से जानते हैं, मतलब 671 और ये आपकी 419 ये आपकी जो है वंडर कैन के नाम से जानी जाती हैं। गन्ने की कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो रेड रॉट डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंट होती हैं, जैसे कि इसको आप नोट डाउन कर लेंगे CO 7704, CO 7717, CO 8610, CO 8611 या CO 8210। ये ऐसी वैरायटी है जो गन्ने की रेड रॉट डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंट होती हैं। उसके अलावा आपको एक और वैरायटी बता दें जिसका यूज़ हम गुड़ बनाने के लिए करते हैं, वो है आपकी COG 93076। इसके अलावा दोस्तों गन्ने की एक वैरायटी है CO 453। ये वैरायटी है लवणीय व क्षारीय मृदाओं में आसानी से इसको उगा सकते हैं। दोस्तों CO का मतलब होता है कोयम्बटूर, तो गन्ने से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है आपका SBI, इसको बोलते हैं शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके अलावा है आपका IISR, जिसको आप सभी जानते हैं, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है, ये आपका है ISI, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, जो कि आपके कानपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है ये? आपका कानपुर में है। तो चलिए अब बात करते हैं शुगर कैन के क्रॉप सीज़न की। तो मेनली इसके 3 क्रॉप सीज़न होते हैं। नंबर 1 अधसाली, नंबर 2 इकसाली, जिसको हम स्प्रिंग सीज़न भी बोलते हैं, और तीसरा है ऑटम सीज़न। तो चलिए एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका अधसाली। अधसाली गन्ना है, इसकी जो प्लांटिंग है वो आपके जून से जुलाई मंथ में की जाती है, और इसका जो प्लांटेड रीजन है वो आपका साउथ इंडिया में है, ठीक है। और ये क्रॉप जो है आपकी लगभग 18 माह में, यानी कि सबसे लेट पककर तैयार होती है। दूसरा सीज़न है इकसाली, जिसको हम स्प्रिंग सीज़न भी बोलते हैं। ये रहा आपका इकसाली,
तो इसमें क्या है, इसका जो प्लांटिंग टाइम है वो फरवरी मार्च में है, और इसका जो प्लांटेड रीजन है वो आपका नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, और ये क्रॉप आपकी लगभग 12 माह में यानी 1 साल में पककर तैयार हो जाती है। हमारा तीसरा सीज़न है ऑटम सीज़न। इसकी जो प्लांटिंग है वो आपके अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, और इसका जो प्लांटेड रीजन है वो भी आपका नॉर्थ इंडिया में है, और ये क्रॉप भी आपकी लगभग 12 माह में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं गन्ने के सीड रेट की। तो गन्ने के जो सीड रेट है, तो इसका जो प्लांट सेट्स है उसमें लगभग 3 बड होनी चाहिए। उसके अलावा इसके साथ साथ ये जो है गन्ना करीब 10 से 12 माह का एज का होना चाहिए। इसमें क्या है, जो गन्ने का सीड है या जो सेट है, इसकी संख्या इसके वर्ड के हिसाब से ली जाती है। होता क्या है दोस्तों, अगर आपका जो सेट है 3 बडेड का है यानी 3 बड वाला है, तो इसकी संख्या जो है आपकी लगभग 35,000 से 40,000 सेट प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। दूसरे, अगर आपका जो सेट है वो 2 बडेड का है, तो इसकी संख्या लगभग 70,000 से 80,000 सेट्स प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सेट 1 बड वाला है, तो आपके सेट्स की संख्या प्रति हेक्टेयर लगभग 1,25,000 होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शुगर केन में इरिगेशन स्टेज की। तो आपको बता दें, गन्ने में लगभग 10 से 12 इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि फर्स्ट इरिगेशन इज़ अप्लाइड 20 डेज आफ्टर प्लांटिंग एंड सब्सिक्वेंट इरिगेशन इज़ अप्लाइड एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 30 डेज इन विंटर एंड 10 to 50 डेज इन समर सीजन। ओके, इसके अलावा गन्ने में 4 इरिगेशन स्टेजेस होती हैं। कितनी होती हैं? 4 इरिगेशन स्टेज होती हैं, जिनको हम फेज़ के नाम से भी जानते हैं या फेज़ ऑफ शुगर केन भी कहते हैं। नंबर 1 जर्मिनेशन स्टेज, ये आपकी जो है अप टू 16 डेज आफ्टर प्लांटिंग में आती है। और दूसरी स्टेज है आपकी फॉर्मेटिव स्टेज जो कि 60 से 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग आती है। आपको बता दें, इसको हम फॉर्मेटिव या टेलिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसके अलावा दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन शुगर केन। मतलब अगर गन्ने में इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज की बात की जाए, यानी गन्ने में किस अवस्था पर पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो आपकी फॉर्मेटिव स्टेज ही होती है, जो कि आपको 60 से 130 दिन बाद आती है। इसके अलावा गन्ने की जो तीसरी स्टेज है वो है आपकी ग्रांड ग्रोथ स्टेज। ये आपकी 130 से 250 डेज आफ्टर प्लांटिंग में आती है। और जो चौथी स्टेज है वो आपकी मेच्योरिटी स्टेज है, जो कि 250 से 365 डेज आफ्टर प्लांटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, गन्ने में अगर इरिगेशन मेथड की बात की जाए, तो जो सबसे कॉमन मेथड गन्ने में यूज़ किया जाता है वो है आपका फैरो मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो गन्ने में जो प्लांटिंग के मेथड्स हैं, कई सारे मेथड्स गन्ने में प्लांटिंग के यूज़ किए जाते हैं, जिनमें हम कुछ मुख्य और इम्पोर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसमें आता है फ्लैट मेथड। इसका प्रयोग आपके नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, जो फ्लैट मेथड है इसका प्रयोग नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फैरो स्पेसिंग लगभग 75 to 90 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो आपकी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके अलावा दूसरा मेथड है आपका फैरो मेथड। इसी को हम रिज या फैरो मेथड बोलते हैं। यूज्ड इन साउथ इंडिया, डेड फैरो विद 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ, रिज इज़ मेड एंड इन टू इन मेथड। ठीक है, तो ये आपका फैरो मेथड हो जाएगा। ये आपका साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। तीसरा मेथड है आपका ट्रेंच मेथड यानी गड्ढा विधि। इसका प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में किया जाता है, जिससे कि फसल को गिरने से बचाया जा सके। इसमें क्या होता है, डीप यू सेप ट्रेंच एट 75 to 90 सेंटीमीटर स्पेसिंग विद 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, यू आकार का गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी गहराई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेंच मेथड यूज्ड इन शेप क्रॉप
फॉर लॉगिंग इन कोस्टल एरियाज़, मतलब कोस्टल एरियाज़ में फसल को लॉगिंग होने से बचाने के लिए हम टेंस मेथड का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इंसेक्ट डिजीज़ एंड डिसऑर्डर की। वैसे तो ये टॉपिक आपका इंटमोलॉजी या पैथोलॉजी में बहुत ही अच्छे से कवर किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी जो पहली डिजीज़ है वो आपकी है व्हीप स्मट डिजीज़। ये आपकी अस्लीगोसेटेमेनिया नामक फंगस से होती है। और दूसरा है आपका रेड रॉट। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका कोलेटोटाइकम फॉल्केटम। ये भी एक फंगल डिजीज़ होती है। इसको जो है हम लाल सड़न या लाल सार रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बता दें, इट इज़ अ मोस्ट डिस्ट्रप्टिव डिजीज़ इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इनसाइड द स्टाल्क, मतलब इसके जो सिम्टम हैं गन्ने के तने के अंदर देखने को मिलते हैं। इसकी पहचान है दोस्तों, अगर आपके खेत में रेड रॉट लग गया है तो आपके खेत से एल्कोहल की स्मेल आती है। ओके, अगर इसके रोकथाम की बात करते हैं तो इसमें जो है आप 0.1% के कार्बनडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं, या सेट्स को एग्लोल में एट द रेट ऑफ 0.25% के सस्पेंशन में करीब 10 मिनट डिप करके अपने फील्ड में सेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा रोग लगता है इसमें एक ग्रासी सूट, जो कि फाइटोप्लाज्मा से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लगते हैं। तो जो पहला इंसेक्ट है और जो सबसे ख़तरनाक इंसेक्ट है ये है आपका टॉप बोरर, जिसको हम सैक्रोफेगा स्क्रेप्टोलिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके इंसेक्ट का अगर थोड़ा हुलिया की बात करें तो इसका जो कैटरपिलर है वो आपका क्रीमी वाइट कलर का होता है, और लेकिन इसका जो मौत है वो आपका प्योर वाइट कलर का होता है। यह गन्ने का सबसे खतरनाक कीट माना जाता है। टॉप बोरर के अगर सिम्टम्स की बात करें तो आपके फील्ड में कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स नज़र आएंगे। नंबर 1, यंग प्लांट अटैक्ड बाय कैटरपिलर्स, सो कैरेक्टरिस्टिक रेडिश स्टाल्क ऑन द मिडरिब, दे शो अ नंबर ऑफ शूट होल्स इन लीव्स विच अल्टीमेटली काज डेड हॉट, मतलब डेड हॉट जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके गन्ने में खेत में गन्ना फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब आफ्टर कैन फॉर्मेशन इट अटैक्स द टर्मिनल पोर्शन ऑफ कैंस। ओके, और ये आपका जो दूसरा कीट लगता है ये है आपका पायरिल्ला पर्पुसिल्ला, जिसको आप शुगर कैन लीफ हॉपर भी कहते हैं। ये आपका जो है इसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो बॉडी पोस्चर है वो जेट लाइक होता है। ठीक है, और इसका जो कलर है बहुत ही अगली यानी बहुत ही भद्दा होता है। दूसरा इसमें एक डिसऑर्डर लगता है जिसको हम फाला ब्लाइट बोलते हैं, जो कि आपकी मैग्नीज की डिफिशियंसी से लगता है। ओके, बात करें हार्वेस्टिंग एंड यील्डिंग ऑफ शुगर कैन तो आपको बता दें कि आपके जो गन्ने में हार्वेस्टिंग सिम्टम्स हैं वो आपको कुछ इस प्रकार नज़र आते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं गन्ने की क्रॉप लगभग 10 से 12 माह में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको फील्ड में कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी क्रॉप पककर तैयार हो गई है अथवा नहीं। तो आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी क्रॉप जो है हार्वेस्टिंग के लायक है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है लीव्स बिकम येलो, मतलब पत्तियां जो हैं आपके खेत की पीली पड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है एरोइंग एंड प्लांट्स ग्रोथ इज स्टॉप, मतलब क्या होता है कि जो पौधे की जो ग्रोथ है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। तीसरा पॉइंट है कि कैन प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड, गन्ने के जो गन्ना है जो उसमें मेटेलिक साउंड्स आपको सुनाई देगी। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं या आइज़ हैं उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है और स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा ये आपका देख पा रहे होंगे, ये है आपका हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। इसके अलावा जो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा भी आप गन्ने की मैच्योरिटी को चेक कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आप हैंड रिफ्रैक्टोमीटर को गन्ने के मिडिल पोर्शन पर लगाते हैं तो इसमें जो है यदि आपकी विक्स रीडिंग 16 से 18% तक आ जाती है तो आप समझ जाते हैं कि आपका गन्ना हार्वेस्टिंग करने के लिए रेडी है। ओके, उसके बाद बात करते हैं
ईल्ड की, तो जो नॉर्थ इंडिया में जो ईल्ड आपको देखने को मिलती है वो लगभग 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि साउथ इंडिया में बात की जाए तो ये आपकी जो है लगभग 100 से 120 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलती है। अगर बात करें इसके एवरेज ईल्ड की, तो ऑन एन एवरेज ईल्ड जो है शुगर केन की वो लगभग 85 से 90 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो गन्ने की क्रॉप से रिलेटेड है, जहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है दोस्तों? इसमें गन्ने की जड़ पर मिट्टी चढ़ा देते हैं और ये प्रक्रिया आपकी जो है जुलाई से अगस्त माह में की जाती है। जुलाई से अगस्त माह में की जाती है। दोस्तों होता क्या है, अर्थिंग आपकी दो प्रकार से की जाती है। पहला पार्सली अर्थिंग जो कि आपके 45 डे आफ्टर प्लांटिंग की जाती है, और दूसरा होता है फुल अर्थिंग। फुल अर्थिंग अब जो है आपकी 130 डे आफ्टर प्लांटिंग की जाती है, नीडेड वेयर क्रॉप इज प्लांटेड इन फ्लैट मेथड। तो जहाँ पर जो फ्लैट मेथड यूज़ किया जाता है प्लांटिंग का, तो वहाँ पर फुल अर्थिंग अब हम यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा ब्लाइंड होइंग। दोस्तों इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और आपने देखा भी होगा। तो ब्लाइंड होइंग क्या होता है? टू ब्रेक द हार्ड सरफेस क्रस्ट लेयर फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। तो गन्ने के बेटर जर्मिनेशन और इसकी हार्ड क्रस्ट को तोड़ने ही हम उसको ब्लाइंड होइंग कहते हैं। अगर बात करें ब्लाइंड होइंग की, तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये शुगर केन के जर्मिनेशन से पहले की जाती है, और अगर जर्मिनेशन की बात करेंगे तो आपके शुगर केन का जो कल्ला है उसके कटने का डर रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको वीट कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, और ये ट्रांसप्लांटिंग के करीब 2 सप्ताह बाद की जाती है। बात करें अगर ब्लाइंड होइंग से बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट है गुड एरिएशन, मतलब एरिएशन बहुत अच्छा होता है, गुड जर्मिनेशन एंड बेटर वीट कंट्रोल, और वीट कंट्रोल भी इससे बहुत अच्छा होता है। ओके, अब बात करते हैं टाइंग और रैपिंग। तो टाइंग या रैपिंग मतलब होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, गन्ने के 10 से 12 पौधों को, ठीक है, गन्ने के 10 से 12 पौधों को हम मिलाकर आपस में बांध देते हैं, जिससे क्या है, तेज़ हवा चलने पर भी गन्ना हमारा गिरता नहीं है। और ये प्रक्रिया जो है शुड बी डन इन अगस्त, और ये प्रक्रिया आपकी जो है अगस्त माह में की जाती है। इसके अलावा गन्ने में कुछ इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारी पहली इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस है डी ट्रेसिंग। डी ट्रेसिंग में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा और अनवांटेड लीव्स या सूखी पत्तियों को हटा देना ही डी ट्रेसिंग कहलाता है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये आपकी जो है क्रॉप लॉजिंग। क्रॉप लॉजिंग क्या है दोस्तों, ये होता है फसल वृद्धि का जियोग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। क्रॉप लॉजिंग मतलब होता है फसल वृद्धि का एक जियोग्राफिकल रिकॉर्ड। तो क्रॉप लॉगिंग इज ए मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस फॉर एक्सेसिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। बात करेंगे दोस्तों क्रॉप लॉगिंग वर्ड की, तो ये वर्ड सबसे पहले आपके एच.एफ. क्लीमेंट्स के द्वारा यूज़ किया गया था। दोस्तों इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन शुगर कैन एट हवाई द्वीप, मतलब ये जो क्रॉप लॉगिंग की प्रक्रिया सबसे पहले आपके हवाई द्वीप पर यूज़ की गई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट मतलब द टेस्ट ऑफ शुगर कैन राइपेनिंग। जैसे कि अभी पीछे हमने पढ़ा था शुगर कैन की राइपेनिंग मतलब उसकी परिपक्व अवस्था को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग किए थे, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर को। तो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर को ही हम ब्रिक्स हाइड्रोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर भी बोलते हैं। होता क्या था दोस्तों, जब हम हैंड रिफ्रैक्टोमीटर को गन्ने के मिडिल पोर्शन पर लगा देते थे और उसकी ब्रिक्स रीडिंग जो है करीब 16 से 18% आ जाती है, तो हम समझ जाते थे कि हमारा गन्ना अब पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुका है। वहीं इसी प्रकार एक दूसरा टेस्ट किया जाता है फेलिंग टेस्ट। इसके द्वारा भी हम गन्ने की परिपक्व अवस्था निकाल मेज़र करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट के द्वारा हम गन्ने में ग्लूकोज की रीडिंग को चेक करते हैं। किसकी रीडिंग चेक करते हैं, ग्लूकोज की रीडिंग। अगर गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम आती है तो आप समझ जाइए कि आपका गन्ना लगभग पक चुका है। मतलब अगर गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम है तो समझ लेना चाहिए आपका गन्ना पक चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स की। तो ये है आपका आर्टिफिशियल राइपेनर्स। दोस्तों होता क्या है कि गन्ने को जब आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पकाना होता है, कि अगर हम गन्ने को जल्दी पकाने की कोशिश करते हैं तो हम यूज़ करते हैं किसका, पोलेरिस या ग्लाइफोसेट का। किसका यूज़ करते हैं, पोलेरिस या ग्लाइफोसेट का, जिसकी मात्रा हम 5 kg प्रति हेक्टेयर अगर फील्ड में यूज़ कर देते हैं तो हमारा गन्ना आर्टिफिशियल रूप से जल्दी पककर तैयार हो जाता है।
ओके फ्रेंड्स। दोस्तों गन्ने में कुछ प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं, इनकी मात्रा के बारे में हम अभी यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो गन्ने में शुगर की मात्रा लगभग 9 से 11% पाई जाती है, तो चीनी लगभग 9 से 11% पाई जाती है। दोस्तों अगर बात करें, भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर खपत की बात की जाए तो भारत में चीनी की खपत नंबर 1 यानी कि सबसे ज़्यादा चीनी की खपत होती है। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत में चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो आपको बता दें, चीनी मिल की स्थापना 1903 में की गई थी। यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी, और ये क्वेश्चन आपका UPPSC 2013 में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं गन्ने में रस की मात्रा की। तो आपको बता दें, अगर गन्ने का रस जब हम बैल कोल्हू से या कोल्हू से निकालते हैं तो उसमें रस की मात्रा जो है करीब आपकी 65 से 70% पाई जाती है। वहीं पर अगर बात की जाए, जब गन्ने का रस आप मशीन के द्वारा निकाला जाता है तो वहाँ पर आपको रस की मात्रा करीब 70 से 80% देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे आपको ये मात्रा 80 से 90% भी शो करती है। ओके दोस्तों, डिस्कस करते हैं शुगर केन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर परीक्षा में कई बार प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद शुगर इंडस्ट्री है सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। उसके बाद नोबल कैन डेवलप्ड बाय TS वेंकटरमन। तो नोबल कैन का जो विकास है वो आपका TS वेंकटरमन के द्वारा किया गया था। उसके बाद टाइफून। दोस्तों एक टाइफून क्या है? ये वाटर मैनेजमेंट मेथड है जो कि शुगर कैन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर गन्ने में आपने नाइट्रोजन की मात्रा को ज़्यादा यूज़ कर दिया है तो आपके सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रैटून। तो रैटून क्या होता है दोस्तों? जब मुख्य फसल काटने के बाद दोबारा फसल ली जाती है उसी को हम रैटून या पेड़ी बोलते हैं। इसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि एक जो पैरासिटॉइड होता है जो एप्रिकॉर्निया मेलानोल्यूका होता है, ये आपका पायरिल्ला के अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये आपका हो जाएगा गन्ना। गन्ना आपका जो है हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम, मतलब गन्ना में जो है शुगर और प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन में अगर कोई तत्व जो हेल्प करता है वो है आपका पोटेशियम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम। दूसरा है गन्ने में सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो एग्लॉल और एरीटॉन। ठीक है, एग्लॉल और एरीटॉन ये आपका गन्ने में मोस्टली सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, गन्ने में एग्लॉल और एरीटॉन की मात्रा करीब 200 ग्राम 50 लीटर पानी में मिलाकर गन्ने में सेट्स को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा गन्ने में आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट या कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाता है जो फ्लावरिंग गन्ने में मेनली फरवरी मंथ में आती है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांटिंग मटेरियल। तो प्लांटिंग मटेरियल के तौर पर हम गन्ने में टॉप पोर्शन का यूज़ करते हैं, और टॉप पोर्शन में भी हम गन्ने का आगे का लगभग 1/3 से 1/2 पोर्शन यूज़ कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ कंटेन हाई ग्लूकोज विच हेल्प्स फॉर बेटर जर्मिनेशन। तो बेटर जर्मिनेशन के लिए ही हम गन्ने के टॉप पोर्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है गन्ने में सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ एसेंशियल फॉर राइस एंड शुगर कैन। उसके बाद गन्ने में दोस्तों 2 प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं। पहली है आपकी शॉर्ट रूट, तो ये आपकी जो है परमानेंट रूट कही जाती है, और उसके बाद जो होती है आपकी प्रोप रूट, जिसको हम सेट रूट बोलते हैं, ये आपकी टेम्परेरी रूट्स मानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों गन्ने में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मोलेसस हो गया है, बगास हो गया है और प्रेसमट हो गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखकर चलेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि गन्ने का बाई प्रोडक्ट कौन सा है और गन्ने का मेन प्रोडक्ट कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसकी PDF को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।